बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुखी आँखों और मुस्कुराते लबों और आप तमाम दोस्तों को खुलूस भरा सलाम। इंसान दुनिया के गुनाहों, दुनिया के अजराइम और दुनिया की गलतियों की सज़ा दुनिया में ही भुगत कर जाता है। एक शख्स कहते हैं कि मैं इसकी ज़िंदा मिसाल हूँ। प्रोफेसर साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने सफ़ेद सर पर मफलर लपेटा और टिशू से गालों की झुर्रियों में सरकते आंसू पोंछने लगे। आपको दुनिया में ऐसे बेशुमार बुज़ुर्ग गुज़र आते हैं जिनके चेहरे पर इंतज़ार लिखा होता है। ये लोग अपने कमरों, घरों की बालकनियों, दहलीजों, गलियों और फुटपाथों पर बैठकर दाएं बाएं, ऊपर नीचे देखते हैं। मैं अक्सर सोचा करता था, ये बुज़ुर्ग दाएं बाएं, ऊपर नीचे क्या तलाश करते हैं, ये खला में क्या खोजते हैं। मुझे सवाल का जवाब उसी रिटायर्ड ऑफिसर ने दिया। उनका कहना था, हम जैसे लोग मौत के फरिश्ते का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन यूँ महसूस होता है जैसे हमारे हिस्से की मौत हमसे रूठ गई है और अभी हमारी सज़ा ख़त्म नहीं हुई है। उनका कहना था, जब आपके सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, जब ज़िंदगी को आपकी ज़रूरत नहीं रहती और जब आप दुनिया में फालतू से बंद कर जाते हैं, तो फिर आप गली में बैठकर मौत का इंतज़ार करते हैं, लेकिन फरिश्ते आपके करीब से गुज़र जाते हैं। उस वक्त आपको मालूम होता है आपकी सज़ा अभी बाकी है। अभी कुछ कुछ गुनाह, कुछ जुर्म और कुछ गलतियां ऐसी बाकी हैं जिनकी सज़ा आपने अभी नहीं भुगती। उन्होंने अपने ही ठंडे हाथों से कान रगड़े और दुखी लहजे में बोले, मैंने भी ज़िंदगी में एक ऐसी गलती की थी और मैं उस गलती की 75% सज़ा भुगत चुका हूँ और 25% बाकी है। मुझे यकीन है कि जब तक मैं ये 25% सज़ा नहीं भुगतूंगा, दुनिया से रुखसत नहीं होगा। चुनांचे मैं रोज़ सुबह घर से निकलता हूँ, सदर जाता हूँ, वहाँ एक पूरा पुरानी कोठी के सामने बैठ जाता हूँ और शाम को उठकर घर वापस आ जाता हूँ। वो दम लेने के लिए रुके। मैंने वक्फे को गनीमत समझते हुए पूछ लिया कि उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा और बोले, मैं रोज़ वहाँ चीखें सुनने के लिए जाता हूँ। मुझे यकीन है जब तक उस घर से चीखें नहीं उठेंगी, मैं फौत नहीं होऊंगा, मेरी सज़ा ख़त्म नहीं होगी। मैंने उनसे अर्ज़ किया, जनाब मुझे आपकी बात अभी तक समझ में नहीं आई। वो मुस्कुराए और मुस्कुरा कर बोले, मैं पंजाब के एक तालीमी में बोर्ड का अध्यक्ष था। एक बार एफएससी के पर्चे हुए इम्तिहानात से चंद दिन बाद मुझे पंजाब की एक आला शख्सियत ने बुला लिया। मैं उनके दफ्तर गया तो वहाँ मुल्क के एक नावर्ग कानूनदान बैठे थे। मैं जूँ ही सोफे पर बैठा तो आला सियासी शख्सियत ने दफ्तर को अंदर से कुंडी लगा दी, टेलीफोन ऑफ कर दिए और मेरे साथ आकर बैठ गए। मैं उस सलूक पर हैरान रह गया। उन्होंने कानूनदान को भी करीब बुला लिया और उसके बाद गोया हुए हम दोनों के बच्चों ने एएफसी के पर्चे दिए हैं। साथ ही उन्होंने जेब से एक पर्ची निकाली, ये पर्ची मेज़ पर रखी और दोबारा बोले, ये उन दोनों के रोल नंबर हैं। हम चाहते हैं उन बच्चों के नंबर उतने आ जाएं, ये दोनों मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो सकें और हमारा ये काम आपने करना है। आला सियासी शख्सियत खामोश हो गए। मैंने डरते डरते अर्ज़ किया, जनाब मेडिकल कॉलेज में वज़ीर आला का कोटा होता है, अगर नंबर कम भी हों तो आप उस कोटे के ज़रिए बच्चों को मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवा सकते हैं। वो मुस्कुरा कर बोले, हम कर सकते हैं, लेकिन इससे सियासी बदनामी का खादसा है। चुनांचे मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे मेरिट पर कॉलेज में दाखिल हों। मैंने उस वक्त सोचा मैं उन्हें साफ साफ इनकार कर दूं, लेकिन सरकारी मुलाजिम बहुत कमज़ोर मखलूक होती है। चुनांचे मैं कमज़ोरी के बायस मजबूर हो गया। मैंने दोनों बच्चों के पर्चे अपनी मर्ज़ी के एग्ज़ामिन्स को भिजवा दिए और एग्ज़ामिन्स ने उन्हें दिल खोल कर नंबर दे दिए। जब ये काम हो गया तो मैंने सोचा मेरे अपने बेटे ने भी एफएससी के पर्चे दे रखे हैं, चुनांचे वो क्यों पीछे रहे। मैंने अपने बेटे को भी अच्छे नंबर दिलवा दिए। नतीजा आया और हम तीनों के बेटे मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। मेरी इस खिदमत के बदले आला सरकारी शख्सियत ने मुझे लाहौर में एक फ़्लैट अलॉट कर दिया। 2 साल बाद मेरा तबादला हो गया। सियासी हालात तब्दील हो गए और हम तीनों के राब्ते ख़त्म हो गए। मेरा बेटा नालायक था, उसने गिर पड़कर MBBS कर लिया।
मैंने इस सिफारिश के ज़रिए उसे सरकारी नौकरी लेकर दे दी और लाहौर के अस्पताल में इमरजेंसी बोर्ड में काम करता था। एक दिन उसके पास एक एक्सीडेंट केस आया। एक्सीडेंट में एक दरमियानी उम्र का शख्स बुरी तरह मजरूब था। मेरे बेटे को इस किस्म के केस हैंडल करने का कोई तजुर्बा नहीं था, लिहाजा ज़ख्मी दम तोड़ गया। दूसरा दिन जब अखबारात रातें में खबरें आई तो मैं हैरान रह गया कि ये वही माहिर कानूनदान था जिसने 10 बरस कबल पहले मुझे अपने बेटे के नंबरों में इजाफा करवाया था। मैं कुदरत के इंतज़ाम पर हैरान रह गया। वो शख्स जिसने अपने नालायक बेटे को डॉक्टर बनवाया था, वो मेरे नालायक डॉक्टर बेटे के हाथों मारा गया। बुजुर्ग खामोश हो गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो रुके, उन्होंने लंबा सांस खींचा और दोबारा बोले, मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। मेरे 2 बेटे और एक बेटी थी। मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया, छोटे बेटे ने MBA किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बन गया। मैंने बेटी की शादी कर दी। दामाद नालायक निकला। उसने मेरी बेटी को तंग करना शुरू कर दिया। वो कारोबार करना चाहता था। मैंने बेटी की तकलीफ़ को देखते हुए वो प्लॉट बेच दिया और ये रकम मैंने अपने दामाद को दे दी। दामाद ने रकम कारोबार में लगाई, नुकसान हुआ और सारा सरमाया डूब गया। मेरे दूसरे बेटे को एक दिन सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला उसके दिल की एक रग बंद हो चुकी है। मेरा बेटा उसे लाहौर के एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेकर चला गया। ये कार्डियोलॉजिस्ट अमेरिका से आला तालीम हासिल करके आया था। उसने मेरे बेटे का मुआयना किया और बाईपास का मशवरा दिया। मेरे डॉक्टर बेटे का मशवरा भी यही था। हमने ऑपरेशन की इजाज़त दे दी। अमेरिका से आने वाले डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, लेकिन मेरा बेटा ऑपरेशन टेबल पर ही फौत हो गया। मैं जब अपने बेटे की लाश लेकर बाहर आ रहा था तो मैंने डॉक्टर से उसके वालिद का नाम पूछा। डॉक्टर ने जब वालिद का नाम बताया तो मैं हैरान रह गया। वो डॉक्टर उसी माहिर कानूनदान का बेटा था जिसके कहने पर मैंने उसके नंबर बढ़वाए थे। मैंने अपने बेटे को दफन कर दिया और वो दिन है और आज का दिन मैं रोज़ाना इस सियासतदान के घर जाता हूँ। उसके घर के सामने चाय खाने में वहाँ बैठ जाता हूँ और अंदर से चीखों की आवाज़ों का इंतज़ार करता हूँ। मुझे यकीन है किसी न किसी दिन अंदर से चीखने की आवाज़ें आएंगी। लोग इकट्ठे होंगे, मैयत को गुस्ल देंगे और जब इस सियासतदान की लाश बाहर निकल जाएगी तो मैं आगे बढ़ूँगा। मैं उसके जनाजे को कंधा दूँगा और उसके बाद मेरी सज़ा मुकम्मल हो जाएगी। वो खामोश हो गए। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर सी दौड़ गई। मैं 21वीं सदी के साइंसी दौर में उस बूढ़े की बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियाँ झूठ नहीं बोल रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चमक थी और ये सच की चमक थी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन मेरे बोलने से पहले वो बोल पड़े और मुझे यकीन है उस सियासतदान की मौत भी किसी डॉक्टर के हाथों होगी। कुदरत हमारे गुनाहों, हमारे जुर्म की सज़ा हमें इसी दुनिया में देगी। एक मुजरिम मर गया, दूसरा मर जाएगा और मैं उन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा इबरतनाक मौत मरूंगा। लेकिन उन तीनों डॉक्टरों का क्या बनेगा? वो रुका, उसने लंबी सांस ली और बोला, मेरा बेटा भी ठीक ठाक सेहतमंद है। उसके हुकूमत में चंद अच्छे दोस्त मिल गए और वो लाहौर के एक बड़े अस्पताल का डिप्टी सुपरिंटेंडेंट बन चुका है। कानूनदान का बेटा मुल्क का मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट बन चुका है, जबकि सियासतदान का बेटा चोटिल का सर्जन बन चुका है। ये सिर्फ मैं जानता हूँ। ये तीनों नालायक हैं और उनकी मशहूरी की वजह मीडिया और सियासी राब्ते हैं। चुनांचे मैं अक्सर सोचता हूँ हम तीनों मुजरिम इबरतनाक अंजाम का शिकार होकर मर जाएंगे, लेकिन कुदरत ने उन 3 डॉक्टर्स को किस इंतज़ाम से लेने के लिए बचा रखा है। हम लोग किस किस से अपनी नालायकी का बदला लेंगे। बुजुर्ग खामोश हो गए। बेशक बुराई का अंजाम बुराई है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।